नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज कान्हा की नगरी मथुरा के दौरे पर रहेंगे। यहां वो बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और इसके बाद वो कृष्णा कुटीर जाकर निराश्रित विधवा महिलाओं से मुलाकात कर उनका हालचाल जानेंगे और इन महिलाओं के हाथों से बने सामानों के बारे में जानकारी भी लेंगे। इसके बाद दोपहर 12 बजे राष्ट्रपति वृंदावन से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज मथुरा के दौरे पर रहेंगे, जहां पर कान्हा का आशीर्वाद लेंगे। 10:55 पर पहुंचेंगे मथुरा और 12 बजे वृंदावन से फिर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। निराश्रित विधवा महिलाओं से भी मुलाकात करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। तो कान्हा की नगरी में आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मौजूद रहेंगे। हस्त निर्मित उत्पादों के बारे में जानकारी भी लेंगे। दोपहर 12 बजे वृंदावन से दिल्ली के लिए फिर रवाना हो जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज कान्हा की नगरी में रहेंगे। वृंदावन दौरे पर रहने वाले हैं। राष्ट्रपति अपने वृंदावन दौरे पर बांके बिहारी जी के दर्शन करेंगे और उसके साथ साथ कृष्णा कुटीर में निराश्रित महिलाओं के साथ मुलाकात करेंगे। अगर उनके बात करें कार्यक्रम की तो तकरीबन 9:45 पर राष्ट्रपति यहां वृंदावन कृष्णा कुटीर हेलीपैड पर पहुंचेंगे। उसके बाद में 10:05 पर वृंदावन बांके बिहारी मंदिर पर पहुंचेंगे। यहां आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं और तमाम जो चाहे पुलिस के अधिकारियों की बात हो या पीएसी के अधिकारियों की बात हो, वो यहां वृंदावन बांके बिहारी मंदिर पर पहुंच चुके हैं और अपनी सुरक्षा व्यवस्थाओं का लगातार जायजा ले रहे हैं। अगर बात करें तैयारियों की तो आप देख सकते हैं इस पूरे रास्ते को, जिस रास्ते से महामहिम राष्ट्रपति बांके बिहारी मंदिर पहुंचेंगे, इस पूरे रास्ते को सजाया गया है। लगातार यहां से लेकर तकरीबन 200 मीटर तक की दूरी पर राष्ट्रपति की गाड़ी खड़ी होगी और वहां से राष्ट्रपति इस रास्ते के जरिए बांके बिहारी मंदिर वृंदावन पहुंचेंगे। तो यहाँ पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अब से बस इंतजार है राष्ट्रपति के आने का। तकरीबन 10:05 पर राष्ट्रपति बांके बिहारी मंदिर पहुंचेंगे और तकरीबन 40 मिनट तक मंदिर में पूजा और दर्शन करेंगे। उसके साथ साथ 10:55 पर यहां से रवाना होंगे कृष्णा कुटीर के लिए और कृष्णा कुटीर में 11:55 तक निराश्रित महिलाओं के साथ मुलाकात करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। उसके साथ साथ कौन कौन से प्रोडक्ट और किस तरह से वो काम करती हैं उसका जायजा भी राष्ट्रपति लेंगे। 12:15 पर यहां से राष्ट्रपति वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। इस पूरे दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उनके साथ रहेंगी। कैमरा पर्सन शर्मा के साथ पवन गौड़, नेविगेट टीम, वृंदावन। और अब बात करते हैं, जल्द ही यूपी को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने वाली है। 296 किलोमीटर लंबा ये प्रोजेक्ट 7 जिलों चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे का तकरीबन 97% काम पूरा हो चुका है। उम्मीद जताई जा रही है कि जुलाई के महीने में देश के प्रधानमंत्री बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लगातार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के काम का निरीक्षण किया है। हमारे बांदा जनपद और चित्रकूट जनपद को ये एक्सप्रेसवे डेवलप कर रहा है, क्योंकि इसका आवागमन हमारे चित्रकूट तीर्थ धाम पड़ता है। इससे लोगों को आने जाने में दिक्कतें होती थी, जिससे अब फैजाबाद और दिल्ली, इटावा यहाँ से आने जाने वाले यात्रियों को बहुत सुपरफास्ट रास्ता बन जाएगा। और कुछ परिवारों को जो इसका मुआवजा मिला है, कुछ परिवारों को तो डेवलप हुआ है, वो अपना व्यापार और तमाम कल कारखाने डाल करके और अपना जीवन यापन डेवलप में आ गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड वासियों के लिए बड़ी सौगात दी है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की। बुंदेलखंड एक्सप्रेस की अगर बात की जाए तो एक्सप्रेसवे जो है 97% बन के कम्प्लीट हो चुका है। सिर्फ 3% काम रह गया है, जो कि उम्मीद लगाई जा रही है कि जो जुलाई की जो है फर्स्ट वीक में ही ये जो है इसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अब मैं आपको दिखाना चाहूँ, देखिए एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, यहाँ से जो है ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है 7 जिलों से निकला हुआ है। बांदा इस पे है, चित्रकूट है,
महोबा है, हमीरपुर है, जालौन है, ऐसे होते हुए जो है अगर कहा जाए तो 7 जिलों से होते हुए जाता है और इसकी दूरी 296 किलोमीटर की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बुंदेलखंड वासियों को जो है जो सफ़र करना पड़ता था उसमें काफ़ी दिक्कतें होती थी, गड्ढे वाले रास्तों से चलना पड़ता था। लेकिन अब ये स्थिति ये है कि बुंदेलखंड वासियों को दिल्ली, आगरा, लखनऊ जाने के लिए अब कुछ ही कहा जाए तो बहुत ही कम समय पे जो है लोग बांदा के पहुंच सकेंगे। और कहीं का अगर कहा जाए तो पाटन क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं बुंदेलखंड के इस एक्सप्रेस वे बन जाने से लोगों को तमाम फायदे होंगे। अगर बात की जाए यहाँ के स्थानीय लोगों की तो लोगों का भी कहना है कि साफ तौर पर जिस तरीके से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन गया है तो इस पर विकास कार्य जो विकास कार्य किए गए हैं उसके हिसाब से लोगों को जो है उनकी आमदनी बढ़ेगी और लोगों को यहाँ पर जो है रोजगार मिलेगा। एक्सप्रेस वे बनने के बाद अगर बात की जाए तो एक्सप्रेस बन की कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ 3% काम रह चुका है, रह गया है जो कि काम होना है। अंकित त्रिपाठी, न्यूज़ 18 बांदा। और अब बात करते हैं लोकसभा उपचुनावों की। रामपुर और आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी का किला ढहाने के बाद आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता का आभार जताया है। इसके साथ ही जीत को पीएम मोदी की नीतियों पर एक बार फिर जनता ने मुहर लगा दी है। सीएम योगी ने दावा किया है कि 2024 में बीजेपी यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करेगी। डबल इंजन की सरकार ने डबल जीत उत्तर प्रदेश के अंदर इस उपचुनाव में हासिल की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और प्रदेश नेतृत्व के साथ ही कार्यकर्ताओं का परिश्रम और जनता जनार्दन का आशीर्वाद, ये निरंतर डबल इंजन की सरकार को प्राप्त हुआ है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटों में से 80 सीटों की ओर विजयश्री की ओर अग्रसर हो रही है। यह आज की विजय ने यह संदेश बहुत स्पष्ट रूप से सभी के सामने प्रस्तुत किया है। विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा उपचुनाव में भी एसपी को झटका लगा है, लेकिन समाजवादी पार्टी हार के कारणों की समीक्षा करने की जगह दूसरों पर हार का ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रही है। कभी वो मुसलमानों को हार के लिए जिम्मेदार मानती है तो कभी बीएसपी पर आरोप लगाती है। आजमगढ़ क्यों हिला, क्यों ढहा आजम का किला और समाजवाद के गढ़ में बीजेपी का कमल खिला? वजह क्या रही, चूक कहां हुई? सवाल कई हैं जिनके जवाब समाजवादी पार्टी को ढूंढने हैं। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच समाजवादी पार्टी ने जो जवाब तलाशा है उसने इस बात को और मजबूती दी है कि बीजेपी मुस्लिम समाज के बीच पकड़ बनाने में कामयाब रही है और समाजवादी पार्टी अपनी तमाम कमियों पर काम करने के बजाय एक धर्म और समाज पर ठीकरा मढ़ देना चाहती है। हमें नंबर 2 का शहीद बना दिया गया, हमने मान दिया। यही तो चाहते थे कि हम अपने आप को नंबर 2 का शहीद मान के सम्मान दिया। मतलब ये कि समाजवादी पार्टी ने ये मान लिया है, आजम खान को यकीन है कि मुस्लिम समाज का एक बड़ा वोट बीजेपी के पाले में गया है। ये यकीन सिर्फ आजम खान का नहीं है। आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और चुनाव हारने वाले धर्मेंद्र यादव को भी विश्वास है कि मुस्लिम समाज ने उनका साथ नहीं दिया। जरूर माइनॉरिटी के भाई बहनों कहूँगा, सोचो, विचार करो, आखिर बीजेपी की बी टीम के साथ खड़े होके आप कभी हक पा सकते हो क्या? ये आपकी नागरिकता छीनना चाहते हैं, ये आपको देश में 2 दर्जे के नागरिक बना के रखना चाहते हैं, ये आपकी हर सुविधा को छीनना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके घरों में बुलडोजर चलाना चाहते हैं
और फिर भी अगर आप इनके बी टीम के झांसे में आएंगे तो लड़ाई कहीं ना कहीं कमजोर होगी। तो साफ है कि समाजवादी पार्टी रामपुर और आजमगढ़ के जातीय समीकरणों के आसरे ही उपचुनाव में जीत का ख्वाब सजोए बैठी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। धर्मेंद्र यादव का तर्क है कि आजमगढ़ में बीएसपी ने बीजेपी का साथ दिया। मैं कह सकता हूं जो ओपन गठबंधन चला, भारतीय जनता पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का, उत्तर प्रदेश के प्रशासन का, तमाम जो एक साथ गठबंधन चले, सब चलाने के बाद भी फाइनल टैली जो मेरे साथियों ने की वो लगभग 4,500 के आसपास की कुछ होगी। 4,500 से हरा पाए। लेकिन सवाल है कि रामपुर में तो बीएसपी चुनाव ही नहीं लड़ रही थी, तो फिर क्यों समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई? समाजवादी पार्टी का आरोप है कि चुनाव में लोगों को जबरन वोट डालने से रोका गया। आरोप और भी हैं। 600 की पोलिंग और 4 वोट, 1200 की पोलिंग और 9 वोट, इसे चुनाव कहेंगे? आपको मुबारक, ये आपकी जीत को हार में बदला गया है, लेकिन आपको मुबारक जो भी है। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी ये मानने को तैयार नहीं कि चुनाव में उनकी ओर से कोई कमी रह गई। समाजवादी पार्टी की माने तो अगर कमी थी तो प्रशासन की ओर से, कमी थी तो मुसलमानों की ओर से। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब सवाल ये उठता है कि क्या समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को पहले से ही हार की आशंका थी? क्योंकि अखिलेश यादव ने इस चुनाव से किनारा कर लिया था, वो प्रचार करने तक नहीं गए थे। आप ये रिपोर्ट देखिए। श्री अखिलेश यादव जी जानते हैं कि वह आजमगढ़ हार रहे हैं, रामपुर हार रहे हैं, इसलिए अभी तक यहाँ मुझे लग रहा है प्रचार करने आए नहीं। तो क्या अखिलेश यादव को पहले से पता था कि उपचुनाव में दोनों सीटें हाथ से फिसलने वाली हैं? क्योंकि बात रामपुर लोकसभा सीट की हो या फिर आजमगढ़ लोकसभा सीट की, दोनों ही सीटों को लेकर अखिलेश यादव कभी उत्साहित दिखे ही नहीं। पहले प्रत्याशी के ऐलान में देरी, फिर चुनाव प्रचार से दूरी। अगर देखा जाए तो उपचुनाव के ऐलान के बाद से ही अखिलेश यादव ने कोई रुचि नहीं दिखाई। रामपुर सीट पर प्रत्याशी का ऐलान तक अखिलेश यादव ने नहीं किया। रामपुर सीट पर प्रत्याशी का ऐलान आजम खान ने किया। हमारे एक बहुत अजीज साथी, लंबा सियासी तजुर्बा और इखलास से भरपूर शख्सियत का नाम है आजमगढ़ सीट पर प्रत्याशी का ऐलान तो अखिलेश यादव ने जरूर किया, लेकिन 6 जून यानी कि नामांकन के तारीख के आखिरी दिन और फिर चुनाव प्रचार से दूरी बना ली। गठबंधन के साथी पहुंचे, अखिलेश नहीं। आजमगढ़ उपचुनाव में प्रचार के लिए समाजवादी पार्टी गठबंधन के सभी साथी पहुंचे। जयंत चौधरी प्रचार करने पहुंचे, ओम प्रकाश राजभर चुनाव के शुरुआत में जमे रहे, आजम खां भी प्रचार के लिए पहुंचे, लेकिन अखिलेश यादव न आजमगढ़ गए और न ही रामपुर, वो भी तब जब बीजेपी लगातार सवाल उठाती रही। श्री अखिलेश यादव जी जानते हैं कि वह आजमगढ़ हार रहे हैं, रामपुर हार रहे हैं, इसलिए अभी तक यहाँ मुझे लग रहा है प्रचार करने आए नहीं। जाहिर है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को शायद पहले ही पता चल गया था कि दोनों ही सीटें उनके हाथ से फिसलने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को करारी हार मिली है, तो सहयोगी दल भी अखिलेश को नसीहत देने लगे। एसबी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को इन हारों से सबक लेने और एसी के कमरों से बाहर निकलकर जमीन पर उतरने को कहा है। राजभर ने कहा कि 24 घंटे चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी से मुकाबला करना है तो जनता के बीच रहकर जनता के मुद्दे उठाने होंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस हार से सीख लेनी चाहिए और इसी कमरे से निकल करके धरातल पे चल के संगठन का काम लोगों को लेकर के मिलकर करना चाहिए। और 22 में जिस तरह सीख लिए हैं और उसके बाद भी 22 के बाद बाई इलेक्शन में अंतिम दिन प्रत्याशी का तय करना और चुनाव लड़ाना, जीतने का सपना देखना, ये बहुत बड़ा दिवा स्वप्न है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा 24 घंटे चुनावी मूड में रहती है। उससे चुनाव लड़ना है, जीतना है, तो फिर समाजवादी पार्टी गठबंधन के सभी साथियों को मिल करके एसी से निकल करके धरातल पे चल करके जो गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित, किसान, नौजवान, बेरोजगार हैं, उनको
अपने साथ जोड़ने की ज़रूरत है, तभी हम मुकाबला कर सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने आजमगढ़ और रामपुर चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार के बाद उसके ऊपर करारा प्रहार किया है। उन्होंने मुसलमानों से अपील की है कि ऐसी पार्टियों को अपना वोट देकर जाया ना करें जो बीजेपी को नहीं हरा सकते। देखिए, रामपुर और आजमगढ़ पार्लियामेंट के जो बाई इलेक्शन के नतीजे आए, उससे एक बात साफ जाहिर होती है कि समाजवादी पार्टी में ना तो काबिलियत है ना अहलियत है बीजेपी को शिकस्त देने के लिए। और मैं उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज, दलित और मुसलमानों से, और ख़ास तौर से हिंदी हार्टलैंड के मुसलमानों से अपील करूंगा कि वो अपने वोट को ज़ाय ना होने दें और ऐसे निकम्मी पार्टियों का साथ ना दें जो बीजेपी को हरा नहीं सकते। वो सिर्फ आपको धोखा देकर आपका वोट हासिल कर लेते हैं। आजमगढ़ और रामपुर में एसपी की हार पर मुस्लिम स्कॉलर अंसार रजा ने ट्वीट करके अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। अंसार रजा ने लिखा है कि आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में सपा नहीं, अखिलेश यादव का अहंकार चूर चूर हुआ है। तो अंसार रजा, जो कि मुस्लिम स्कॉलर है, उन्होंने ट्वीट करके अखिलेश यादव पर तंज कसा है। आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में सपा नहीं, अखिलेश यादव का अहंकार चूर चूर हुआ है। और चलिए बात कर लेते हैं प्रयागराज में 10 जून को हुई हिंसा के कथित मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप के घर पर बुलडोजर चलाए जाने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सुबह 11 बजे के करीब सुनवाई होने की संभावना है। जावेद पंप की पत्नी परवीन फातिमा की ओर से ये याचिका दाखिल की गई है। याचिका में पीडीए पर गलत तरीके से मकान को ध्वस्त करने का आरोप लगाया गया है। परवीन फातिमा ने दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने और नया मकान बनने तक सरकारी आवास मुहैया कराने की मांग की। कानपुर हिंसा मामले में फंडिंग के आरोपी मुख्तार बाबा की कस्टडी रिमांड के लिए पुलिस कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगी। पुलिस बाबा बिरयानी के मालिक मुख्तार बाबा को कस्टडी रिमांड में लेकर पूछताछ करने की कोशिश करेगी। सूफी खान का एसोसिएशन ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर पीएफआई को बैन करने की मांग की है। इसके साथ ही एसोसिएशन ने सभी राज्यों के राज्यपाल से भी ये अपील की है। पीएफआई को बैन करने के लिए, यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को भारत भर में बैन करने के लिए, ये एक ऐसा संगठन है जो पूरे भारत भर में अराजकता फैला रहा है। इसके तहत हमने प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और तमाम भारत के राज्य के राज्यपालों को एक खत लिखकर ये अवगत करवाया था कि इन्हें बैन किया जाए। इसके तहत पहला हमें जो जवाब मिला है वो यूपी राज्यपाल मामहिम राज्यपाल से मिला है और उन्होंने यकीन दिलाया है कि जल्द कार्रवाई होगी और कार्रवाई करने की यूपी सरकार को आदेश जारी किए हैं। हम धन्यवाद देते हैं मामहिम यूपी राज्यपाल को और यूपी सरकार को कि इन्होंने पहला हमारा इस मुहिम के तहत जो दिया गया आवेदन है उसको कबूल करके इसके अनुसंधान जो कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। पीलीभीत में जंगल से भटककर गांव में पहुंची खेत में भरे पानी पीने के बाद बेहोश हो गई है। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि पानी में कीटनाशक दवा का प्रयोग किया गया था और इसी के चलते चीतल बेहोश हुई है। जानकारी लगने के बाद कई ग्रामीण और राहगीर मौके पर पहुंचे। सूचना मिलने के बाद वन कर्मियों के रवैये और ग्रामीणों ने काफी नाराजगी भी जताई। शाहजहांपुर में पुलिस ने ऑपरेशन पाताल के तहत एक घर में छापा मारकर अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में बने अधबने तमंचे, कारतूस और असलाह बनाने वाले उपकरण बरामद किए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जेल भी भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी घर में चोरी छिपे अवैध असलाह बनाकर 5-5 हजार रुपए में बड़े पैमाने पर सप्लाई कर रहे थे। कल ही उसका रेड की गई जिसमें संजीव कुमार गिरफ्तार किया गया और मौके पर ही पूरी फैक्ट्री बरामद हुई असलों की, जिसमें तमाम बने अनबने तमंचे हैं और इसके अलावा तमंचा बनाने के उपकरण हैं। और संजीव कुमार पहले भी जेल जा चुका है इसी असलाह फैक्ट्री में, तो इससे भी गहन पूछताछ की जा रही है कि इसने और किसको किसको असलहे दिए हैं, उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई होगी।
मथुरा की गोविंद नगर पुलिस ने 18 साल से फरार चल रहे 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि लूट का आरोपी बदमाश आयु पहचान छिपाकर लंबे समय से हाथरस में रह रहा था। शाहजहां पुलिस ने 5 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लुटेरों के पास से लूटी गई नकदी, तमंचा और चोरी की बाइक जो है वो बरामद की है। बताया ये जा रहा है कि कुछ दिन पहले लुटेरों ने व्यापारी से 26,000 की लूट की थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है।